हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी आज बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मिलावट कहते हैं। क्या पूछा गया हमसे? मिलावट किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को। सेकंड ऑप्शन है हमारा भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को भी मिलावट कहते हैं और भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को भी मिलावट कहते हैं और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को भी मिलावट कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मिलावट निरोधक अधिनियम। क्या नाम था जिसका? मिलावट निरोधक अधिनियम। जिसे कब क्या कहा गया है? जिसे पीएफए के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पीएफए के नाम से जाना जाता है। और यह पारित किया गया था सन 1954 को। कब पारित किया गया था? 1954 को। पर इसे लागू किया गया था, कब लागू किया गया इसे? 1 जून 1955 को। पारित तो 1954 में कर दिया था लेकिन लागू किया गया था 1 जून 1955 को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लंबे रेशियो को कहा जाता है, मतलब लंबे रेशियो को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे स्टेपल, फिलामेंट, स्पन यार्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि फिलामेंट यार्न। फिलामेंट यानी कि लंबे रेशियो को क्या कहा जाता है? लंबे रेशियो को फिलामेंट फाइबर के नाम से जाना जाता है। लंबाई के आधार पर रेशियो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर रेशियो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्टेपल फाइबर, एक होता है हमारा फिलामेंट फाइबर। जो फिलामेंट रेशियो होते हैं वो लंबे रेशियो होते हैं। इन्हें मीटर या डेनियर में मापा जा सकता है। किसमें मापा जाता है? मीटर या डेनियर में मापा जा सकता है। जैसे रेशम और सभी कृत्रिम रेशे फिलामेंट रेशियो के अंतर्गत आते हैं और जो छोटे रेशे होते हैं वो कौन से रेशे कहलाते हैं? वो स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। इसमें जैसे कपास हो गया, ऊन के रेशे हो गए, ऐसे रेशे इसके अंदर आ जाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है बाजार वह स्थान है जहां, ऑप्शन दिए हुए हमारे सेवाओं का विनिमय होता है। एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा वस्तुओं और सेवाओं को स्वरूप दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा वस्तुओं का परिष्कृत किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। यानी कि बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। बाजार से ही हम लोग सारा सामान खरीदते हैं। हमारा हम क्या करते हैं? रुपए देते हैं और उसके बदले में हम क्या लेते हैं? उससे सामान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है घर की सफाई का महत्व है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे इसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति या तीनों के लिए। तो सफाई किसके लिए की जाती है? सफाई का महत्व यानी कि सफाई की विशेषता होती है। सफाई की विशेषता मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी होती है और जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए भी होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी कि तीनों के लिए। सफाई का अर्थ होता है घर में गंदगी का ना होना। क्या होता है सफाई का अर्थ? सफाई का अर्थ होता है घर में गंदगी का ना होना। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है सफाई का अर्थ। तो क्या होता है? ये घर में गंदगी का ना होना ही घर की सफाई कहलाता है। घर की सफाई से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। घर की सफाई से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है और हम यह भी कह सकते हैं कि सफाई युक्त घर में व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न तथा उत्साहित रहता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है। ऑप्शन दिए हो हमारे ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न या डार्निंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है अल्पना कहाँ से है? क्या पूछा गया है? अल्पना कहाँ से है? तो इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका।
तो अल्पना कहाँ की है? अल्पना बंगाल की है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बंगाल। अल्पना जो होती है वह बंगाल की रंगोली होती है। क्या होती है? बंगाल की रंगोली होती है, जो कि शुभ अवसर पर चावल और आटे के पेस्ट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? चावल और आटे के पेस्ट से। किसके पेस्ट से? चावल और आटे के पेस्ट से शुभ अवसरों पर बनाई जाती है। अल्पना शब्द संस्कृत के किससे? अल्पना जो शब्द है वह संस्कृत के आलिम पाना किससे लिया गया है? आलिम पाना से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्लास्टर करना या पेस्ट करना। क्या है? ब्लास्टर करना या पेस्ट करना या कोट करना, ये इसका अर्थ है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोस्टर होते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन दिए हुए हमारे श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन या उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी दृश्य साधन। पोस्टर कैसे होते हैं? पोस्टर दृश्य साधन होते हैं। पोस्टर संचार का एक दृश्य साधन होता है। यह कम पढ़े लिखे तथा पढ़े लिखे दोनों वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होता है। पोस्टर में पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए तथा रिटर्न मैटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। और पिक्चर पोस्टर में ऐसी होनी चाहिए कि पिक्चर से ही समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो पोस्टर कैसा साधन है हमारा? पोस्टर हमारा दृश्य साधन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षता व देखभाल करती हैं वे हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ हमारा निराश्रितालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम यानी कि लास्ट ऑप्शन है हमारा अस्पताल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि वृद्धाश्रम। क्या होता है? जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की हेल्प करती है वो कौन सी होती है? वृद्धाश्रम होती है। वृद्धाश्रम की व्यवस्था सरकार द्वारा तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाती है। वृद्धाश्रम में घर जैसा माहौल रहता है तथा सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। किसमें? वृद्धाश्रम में। और अनाथालय वो होता है जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है तथा अस्पताल वह होता है जहां पेशेंट को रखा जाता है। और निराश्रित ये कुछ नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है आपका। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डैश के अनुसार इड, ईगो एवं सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 भाग है, ये किसने दिए थे? तो इसका राइट इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे फ्रॉइड, इरिक्सन, जीन पियाजे तथा सभी विकल्प गलत है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फ्रॉइड, यानी कि फ्रॉइड ने ही व्यक्तित्व के 3 भाग दिए थे। कौन से 3 भाग है ये? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड होता है क्या होता है? जो इड होता है वो अनकॉन्शियस माइंड पे कार्य करता है, यानी कि अचेतन मन पे। जो ईगो होता है, ईगो सबकॉन्शियस माइंड पे कार्य करता है, यानी कि अवचेतन मन पर। और सुपर ईगो कार्य करता है हमारा कॉन्शियस माइंड पे, यानी कि चेतन मन पर। तो इट किस पे कार्य करता है? अनकॉन्शियस माइंड पे। ईगो काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे एंड सुपर ईगो कार्य करता है हमारा कॉन्शियस माइंड पे। और इड में होती है, इड में आनंद की प्राप्ति होती है। और ईगो जो होता है, ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और सुपर ईगो नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये व्यक्तित्व के 3 भाग किसने दिए थे? फ्रॉइड ने दिए थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? नहीं पूछा है इसमें, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिए हुए हमारे फेफड़ा, त्वचा, मस्तिष्क एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मलाशय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क उत्सर्जन अंग का भाग नहीं है। तो मस्तिष्क किसका भाग होता है? मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। ऐसे अंग जो मानव शरीर से व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमारी एक डेफिनेशन है, ये आपको बतानी है कि किसने दी है। तो इसमें पूछा गया है राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन दिए हमारे जेबन्स का, बाउले का, वाडीगटन का या टिपेट का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि बाउले का। बाउले ने ही बताया है राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई थी।
तो इसमें ऑप्शन दिए हमारे 1978, 1979 में, 1975 में या 1977 में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1978, यानी कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर। कब हुई थी? 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर 1978 को किसकी शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। और इसमें 15 से 35 आयु वर्ग के, कितने वर्ग के? 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। किसको दी गई थी प्राथमिकता? निरक्षर व प्रौढ़ों की अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1978 को। ये कितने आयु वर्ग के लिए होती है? 15 से 35 आयु वर्ग के लिए होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? ऑप्शन दिए हमारे हथेली, तलवे, चेहरे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि चेहरे। चेहरे पर हमारी त्वचा सर्वाधिक पतली होती है। सबसे ज्यादा पतली त्वचा कहाँ पाई जाती है? चेहरे की। तो त्वचा शरीर की बाह्य आवरण होता है। यह शरीर की सुरक्षा का पहला व बाहरी कवच होता है। त्वचा का बाहरी स्तर जो उपचर्म है एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है त्वचा का बाहरी स्तर? उपचर्म। क्या कहलाता है? उपचर्म या एपिडर्मिस होता है, जो एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है? एक्टोडर्म से। किससे? एक्टोडर्म से। तथा त्वचा का आंतरिक स्तर चर्म क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चर्म या डर्मिस कहलाता है, जो किससे बनता है? जो मेसोडर्म से बनता है। किससे बनता है? जो मेसोडर्म से बनता है। तो शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? चेहरे में पाई जाती है। और त्वचा का बाहरी स्तर क्या कहलाता है? उपचर्म कहलाता है, जो किससे बनता है? जो एक्टोडर्म से बनता है। और त्वचा का आंतरिक स्तर चर्म कहलाता है, चर्म या डर्मिस कहते हैं इसे, जो किससे बनता है? जो मेसोडर्म से बनता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मानसिक विकास होता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। ऑप्शन सी हमारा अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा किसी भी तरह से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से मानसिक विकास होता है। तो मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया चेतन, किससे? चेतन एवं अचेतन। किससे? चेतन एवं अचेतन दोनों रूपों में चलती है। मानसिक विकास से ही बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो मानसिक विकास कैसा होता है? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी तो समझ में आ रहे हैं अच्छे से या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा ये चीज। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। ऑप्शन दिए हुए हमारे फ्रॉइड द्वारा, इरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा या बेंडूरा द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रॉइड द्वारा, यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी है? फ्रॉइड ने दी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो, क्या कहलाता है ये? ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए हमारा रचनात्मक नमूना, ऑप्शन बी हमारा सजावटी नमूना, एंड ऑप्शन सी हमारा सतही नमूना, एंड ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रचनात्मक नमूना। यानी कि एक शादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो, वह क्या कहलाती है? वह रचनात्मक नमूना होता है। क्या होता है? वो रचनात्मक नमूना होता है। और सजावटी नमूना क्या है? सजावटी नमूना हम कहते हैं जब हमारा वस्त्र तैयार हो जाता है तो उस पे जो हम सजावट करते हैं ना, डिजाइनदार बटन लगा के, लेस लगा के, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा सजावटी नमूना होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। किस कार्य के लिए? सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, बी ऑप्शन है हमारा कोहनी की ऊंचाई के नीचे, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा कोहनी की ऊंचाई के बराबर, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, यानी कि सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। किसकी ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए? कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन
है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए है हमारा सिमेल, ऑप्शन बी हमारा बेबर, ऑप्शन सी हमारा गिडिंग्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा दुर्खिम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि दुर्खिम। दुर्खिम ने ही बताया कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन दुर्खिम का है। दुर्खिम ने क्या बताया कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। ये कौन थे? समाजशास्त्री थे। कौन? दुर्खिम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है कहलाता है। जो व्यक्ति उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हमारे खरीदार, बी ऑप्शन है हमारा उत्पादक, सी ऑप्शन है हमारा उपभोक्ता यानी कि, और डी ऑप्शन है हमारा दुकानदार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर। कौन होते हैं? कंज्यूमर। जो व्यक्ति उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है वह क्या कहलाता है? वह उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है। कंज्यूमर कौन लोग होते हैं? कंज्यूमर हम लोग होते हैं जो हम उत्पाद को क्या करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? बाजार जाके उत्पाद को खरीदते हैं और उसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हम लोग कौन कहलाते हैं? कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हॉलमार्क सोना कितनी मात्रा में शुद्ध होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे, ऑप्शन ए है हमारा 100%, ऑप्शन बी है हमारा 99.8%, ऑप्शन सी हमारा 95.26% एंड लास्ट ऑप्शन हमारा 91.6%। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 95.26%। तो हॉलमार्क सोना कितनी मात्रा में शुद्ध होता है? हॉलमार्क वाला सोना 95.26% पर शुद्ध होता है। 100% पर तो सोना कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 100% पे सोना नहीं बन सकता है। सोना बनाने के लिए, गोल्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है, तब सोना बनता है। तो कितनी मात्रा शुद्ध होती है? 95.26%। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, थर्ड ऑप्शन है हमारा महीने में एक बार एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा आवश्यकता अनुसार कई बार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि आवश्यकता अनुसार कई बार। चालू खाता में से पैसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कई बार निकलवा सकते हैं। चालू खाते को हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? करंट अकाउंट के नाम से। किसको? चालू खाते को। और यह अकाउंट व्यापारी लोग खुलवाते हैं। कौन लोग खुलवाते हैं करंट अकाउंट को? व्यापारी या बिजनेसमैन लोग खुलवाते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई भी ब्याज नहीं देती है। किस पर? चालू खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई भी ब्याज नहीं देती है। और जो सेविंग अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट होते हैं? जो सेविंग अकाउंट यानी कि जो बचत खाता होता है, उसमें बैंक जमा धनराशि पर ब्याज देती है, पर उसमें हम आवश्यकता अनुसार दिन में कई बार रुपए नहीं निकाल सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है चालू खाता? चालू खाता होता है व्यापारियों के लिए, क्योंकि उनको लेन देन की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता अनुसार कई बार वो अपनी जमा धनराशि को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा मुद्रास्फीति और मंदी, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जनसंख्या एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा आय एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ऊपरी सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि आय। फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आय आती है। क्या आती है? आय आता है। फैशन चाहे रंग का हो या आकार का या नमूने का हो, समय समय पर बदलता रहता है। कैसा? समय समय पर बदलता रहता है। और लोग स्वाभाविक रूप से फैशन से प्रभावित होते हैं। यह समाज के सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। क्या? ये समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। तो फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में से कौन आता है? आय आता है। और जो बदलता नहीं है, जो कभी फैशन चेंज नहीं होता है, वो कौन से फैशन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्लासिकल फैशन। कौन से फैशन कहलाते हैं? वो क्लासिकल फैशन कहलाते हैं, जो घूम फिर के कभी ना कभी ट्रेंड में वो आते रहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी का जो ट्रेंड है वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा चलने वाला है। तो किस में आएगा? ये क्लासिकल फैशन में आता है। और एक होता है फैट फैशन। फैट फैशन में कुछ समय बाद लोग उसको खरीदना नहीं पसंद करते, वो कुछ समय के लिए ही प्रचलित होता है। कौन सा फैशन? फैट फैशन।
और कुछ समय बाद वो मार्केट से विलुप्त हो जाता है धीरे धीरे करके। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाइपिंग को काटा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे 75 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन बी हमारा 120 डिग्री सेल्वेज से, ऑप्शन सी हमारा 45 डिग्री वार्प एंड लास्ट ऑप्शन हमारा 55 डिग्री वेस्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री वार्प से क्या काटा जाता है, पाइपिंग को काटा जाता है। कैसे? 45 डिग्री के एंगल पे, किस पे? 45 डिग्री के एंगल पे पाइपिंग को काटा जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ याद करने वाला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और ऊन पर किसी प्रकार की परिसज्जन ना की जाए तो ये क्या कहलाते हैं? मतलब जो कपड़े हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जन ना की जाए तो वो ऐसे कपड़े क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिए हमारे सिजिंग, बी ऑप्शन है हमारा स्काउरिंग एंड सी ऑप्शन है हमारा ग्रे गुड्स एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डी साइजिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ग्रे गुड्स, यानी कि वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जन ना की जाए वह ग्रे गुड्स कहलाते हैं। करघों से उतारा गया वस्त्र आकर्षण नहीं लगता। कैसे? करघों से उतारा गया वस्त्र आकर्षित नहीं लगता है और उन कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए उसके क्या किया जाता है, स्काउरिंग की जाती है, रंगाई छपाई की जाती है, तब वो क्या होता है, तब वो अट्रैक्टिव लगने लगता है बस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि ग्रे गुड्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिम बनाने हेतु यह वीव अपनाई जाती है। ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए है प्लेन, ऑप्शन बी हमारा विल, ये विल नहीं होगा, ये वीव होगा। क्या होगा ये विल नहीं होगा, ये ट्विल होगा, बल्कि क्या होगा, ट्विल वीव। और थर्ड ऑप्शन हमारा सैटिन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा पाइप। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ट्विल। क्या हो जाएगा? डेनिम बनाने हेतु ट्विल वीव अपनाई जाती है। कौन सी वीव अपनाई जाती है? ट्विल वीव अपनाई जाती है। और डेनिम का कपड़ा, जहां डेनिम का नाम आए वहां आप समझ जाना, जो जीन्स जैसा कपड़ा होता है ना, जो जीन्स का कपड़ा होता है वही डेनिम का कपड़ा कहलाता है। कौन सा कपड़ा होता है वो? डेनिम का कपड़ा होता है। और डेनिम के कपड़े के लिए कौन सी वीव अपनाई जाती है? ट्विल वीव अपनाई जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एमपीओ किसके लिए है? क्या है? एमपीओ किसके लिए है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा मीट प्रोडक्टर ऑर्डर, ऑप्शन बी हमारा मिल्क प्रोडक्टर ऑर्डर एंड ऑप्शन सी हमारा मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मीट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी कि एमपीओ किसके लिए है? एमपीओ से मतलब हमारा मीट प्रोडक्टर ऑर्डर, यानी कि एमपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? मीट प्रोडक्टर ऑर्डर। क्या हो जाएगी? मीट प्रोडक्टर ऑर्डर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे बीपीएससी पीजीटी में और बिहार एस्टेट के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? ऑप्शन दिए हुए हमारे इसमें, ऑप्शन ए हमारा प्रेशर कुकर में पकाना, ऑप्शन बी हमारा चावल और दाल को बार बार सही तरीके से धोना, ऑप्शन सी हमारा सब्जियों के छिलकों को ना निकालना एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा छिलका निकालने से पहले धोना। तो क्या पूछा गया हमारे क्वेश्चन में, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? क्या पूछा गया है? नहीं करता है। तो अगर हम प्रेशर कुकर में खाना पकाएंगे तो हमारे पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम सब्जियों के छिलकों को नहीं निकालेंगे, क्योंकि सब्जियों के छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, तब भी क्या होगा, तब भी पोषक तत्व हमारे सुरक्षित रहेंगे। और छिलका निकालने से पहले ही हम सब्जियों को धो लेंगे तो क्या होगा, तब भी हमारे पोषक तत्व पानी में नहीं घुलेंगे और वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चावल और दाल को बार बार सही तरीके से धोना। चावल और दाल को बार बार सही तरीके से धोना है, यानी कि चावल और दाल को यदि हम बार बार धोएंगे तो उसमें उपस्थित पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसमें उपस्थित जितने भी पोषक तत्व क्या होंगे, पोषक तत्व वो नष्ट हो जाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है।
ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए है हमारा सॉफ्ट डाइट, ऑप्शन बी हमारा लिक्विड डाइट एंड ऑप्शन सी हमारा ब्लेंड डाइट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा लो कैलोरी डाइट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ब्लेंड डाइट। हम ये देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना, क्या हो जाना, घाव हो जाना। किसका अर्थ होता है ये पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर में आमाशय तथा पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। क्या कहाँ घाव हो जाते हैं, आमाशय तथा पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। तो इसमें हम किस प्रकार की डाइट देते हैं, इसमें हम ब्लेंड डाइट एंड सिप्पी डाइट देते हैं। कौन सी, ब्लेंड डाइट और सिप्पी डाइट। कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है कि पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार कौन सा है, उसमें ब्लेंड डाइट ऑप्शन में ना देकर सिप्पी डाइट दे दिया जाए, तो सिप्पी डाइट भी पेप्टिक अल्सर में दी जाती है। सिप्पी डाइट और ब्लेंड डाइट दोनों डाइट किसमें दी जाती है, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को दी जानी चाहिए। और पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को फाइबर नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, फाइबर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और जितने भी तले भुने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं ना, वो भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमारा आज का नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन बी हमारा सुक्रोज, ऑप्शन सी हमारा फ्रक्टोज एंड ऑप्शन डी हमारा लैक्टोज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि फ्रक्टोज। तो फलों की शर्करा में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है, फ्रक्टोज कहलाती है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा या लिबुलोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, लिबुलोज के नाम से, ठीक है, किस नाम से, लिबुलोज के नाम से। और ये बहुत ज्यादा मीठी शर्करा होती है। कौन सी, फ्रक्टोज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा ये फ्रक्टोज की मिठास की 2 गुनी होती है। कितनी होती है, 2 गुनी होती है ग्लूकोज की मिठास की अपेक्षा। और शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी, किसमें अधिक होती है, शहद में फ्रक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक है। क्या पूछा गया है, आंतरिक कारक पे आप ध्यान दीजिए, यानी कि आंतरिक कारक कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा परजीवी, ऑप्शन बी हमारा रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन सी हमारा जहरीले पेड़ पौधे व जानवर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परजीवी। क्या पूछा गया है हमसे, आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक में क्या आ जाएगा हमारा, परजीवी। या और जहरीले पेड़ पौधे या जानवर या रासायनिक पदार्थ, ये तो बाह्य कारण हो गए। कौन से कारण हो गए, ये बाह्य कारण, ना कि आंतरिक कारण। कौन से कारक हो गए, ये बाह्य कारक। आंतरिक कारक में क्या आ जाएगा हमारे, आंतरिक कारक में आ जाएगा हमारा परजीवी। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।